निकल जाओ यहाँ से, फौरन यहाँ से निकलो। मेरी नरों के सामने मत आना। चाचा, हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। चाचा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, थोड़ी दया दिखाइए। क्या आप हमें थोड़ा खाना दे सकते हैं? अगर अब एक और लफ्ज़ बोला तो मैं सबक सिखाने में पीछे नहीं हटूंगा। मुझे परवाह नहीं कि तुमने कितने दिनों से नहीं खाया है। यह एक नूडल की दुकान है, कोई अनाथालय नहीं है। अभी निकलो यहाँ से। बॉस, इनके लिए 2 कटोरी नूडल्स बना दीजिए, पैसे मैं चुका दूंगा। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? बॉस, ये लीजिए। अंदर आइए सर। चलो बच्चों। आइए आइए सब लोग, खाना तैयार है, गर्मा गर्म खाइए। बच्चों, आओ और जल्दी से खाओ। क्या हुआ? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें जहर दे देंगे? जल्दी खाओ। अच्छे बच्चे, धीरे खाओ, गले में मत अटका लेना। तुम लोग इस उम्र में स्कूल क्यों नहीं जाते? हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, हमें बाहर भीख मांगनी पड़ती है। हम स्कूल की फीस नहीं भर सकते। दादाजी, हम भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल में बैठकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। तो आज से तुम मेरे साथ रहोगे। माना कि मैं अभी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूँ, पर तुम्हारी पढ़ाई के लिए काफी होंगे। क्या तुम तैयार हो? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल। शुक्रिया, शुक्रिया दादाजी। आज से आप ही हमारे सगे दादाजी हैं। दादाजी, हमें घर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक घर? मैं और तुम सब एक जैसे ही हैं। मेरी पत्नी चली गई है और अब मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे एक घर दिया है। आज के बाद से हम सब एक ही परिवार हैं। शुक्रिया बच्चों, तुमने मुझे अपनों जैसा प्यार दिया। अब जल्दी खाओ, खा लो। बॉस, नमस्ते। बॉस, यह रही तुम्हारी आज की मजदूरी। शुक्रिया बॉस, ये सही समय पर मिला। वे सादा नूडल्स नहीं खाना चाहती, उसके खाने में थोड़ा सुधार करना होगा। लेले के इस सेमेस्टर की पढ़ाई की किताबें भी खरीदनी हैं। अरे ओलू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। तुम खुद इतने बुजुर्ग हो चुके हो, कल के खाने का ठिकाना नहीं है, और फिर भी गरीब छात्रों की मदद कर रहे हो। क्या तुम खुद को कोई नेक फरिश्ता समझते हो? नहीं बॉस, वे दोनों बहुत होनहार बच्चे हैं, पढ़ाई में भी अव्वल हैं। मैं नहीं चाहता कि पैसों की कमी की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। हूँ। आपका बहुत शुक्रिया बॉस, मैं अब चलता हूँ। शुक्रिया। मैंने इतना बेवकूफ आदमी कभी नहीं देखा। वे ले ले। दादाजी, फिर से सादा नूडल्स क्यों? क्या आपको पता नहीं है कि मुझे सादा नूडल्स पसंद नहीं? वे दादाजी ने हमारे लिए समुद्री खाना भी खरीदा है। वे तुम यह खा लो, मुझे झींगे पसंद नहीं हैं। मुझे माफ करना वे, जब मैं साइकिल चला रहा था तब मैं अचानक गिर गया, इसीलिए तैयारी करने का वक्त नहीं मिला। अगली बार जैसे ही दादाजी को तनख्वाह मिलेगी, मैं तुरंत तुम सबको शानदार दावत पर ले जाऊंगा। दादाजी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा। मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। दादाजी, मुझे थोड़े पैसे दीजिए। मुझे स्कूल के प्रोग्राम के रिहर्सल में हिस्सा लेना है। बाकी सबके पास नए कपड़े हैं, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। कितने पैसे चाहिए? $5000। इतने सारे पैसे? वे दादाजी बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। तो अगर मेरे पास नए कपड़े नहीं होंगे तो मैं स्टेज पर कैसे जाऊंगी? लेकिन उफ, सब मुझे दे दो। अच्छा, इस सब का क्या नतीजा होगा? ले, आओ खाना खा लो। अगले महीने गुजारा करना फिर से मुश्किल होगा, मुझे कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा।
दादाजी, दादाजी, मैं स्कूल जा रही हूँ। हाँ, रास्ते में ध्यान से जाना। ले वैसे वे कहाँ है? वो पिछले कुछ दिनों से घर क्यों नहीं आई? वे अभी स्कूल में है। हाँ दादाजी, सुनिए, आज शाम को हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी है, आप हमें देखने आएंगे ना? बिल्कुल आऊंगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब तुम लोग चिंगबे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाओगे तब दादाजी खुद वहां आएंगे तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए। ठीक है दादाजी, तो अब मैं निकलती हूँ। ठीक है। चेयरमैन, 10 साल हो गए हैं, मैं आपको वापस घर ले जाने आई हूँ। चेयरमैन लू, तुम लोग यहाँ कैसे आए? क्या मैंने तुम लोगों से नहीं कहा था कि मैं 10 साल तक अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ? मेरी पत्नी भगवान में विश्वास रखती थी, इसलिए मैंने पूरे 10 साल साधु की तरह जीने की शपथ ली है ताकि मैं उसके लिए पुण्य कमा सकूं और उसे अगले जन्म में सुख शांति मिल सके। जब तक समय पूरा नहीं होता मैं तुम लोगों के साथ वापस नहीं जाऊंगा। चेयरमैन लू, आपके ग्रुप छोड़ने के बाद से आज पूरे 10 साल बीत चुके हैं। आपके बिना इन 10 सालों में मैं सच में पूरी तरह थक चुकी हूँ और अकेली पड़ गई हूँ। आपके बिना लूज ग्रुप वाकई में मुश्किलों से घिर गया है। मैं विनती करती हूँ कि आप वापस आकर कमान संभालें, ग्रुप को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाएं। प्लीज हमारे साथ वापस चलिए। मुझे पता है, एक काम पूरा करने के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चेयरमैन लू, अगर कोई काम है तो बस मुझे हुक्म दीजिए। ये काम मुझे खुद ही करना होगा। तुम शाम को मुझे चिंगबे यूनिवर्सिटी से लेने आ जाना। वैसे तुम खुद भी एक बार चिंगबे यूनिवर्सिटी जाओ और वहां 2 लड़कियों को ढूंढो। एक का नाम ली वे है और दूसरी का सोंगले। उन्हें हमारे यहाँ $5 लाख के सालाना पैकेज पर नौकरी दे दो। उन्हें लूज ग्रुप के मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर तैयार करो। जी बिल्कुल। ये दोनों नौकरियां मेरी तरफ से लेले और वेवे के लिए ग्रेजुएशन का तोहफा होंगी। वे दोनों बहुत खुश होंगी। इतने भव्य इंतजाम चिंगबे ग्रुप ने इस बार तो वाकई बहुत खर्चा किया है। चिंगबे यूनिवर्सिटी की स्थापना को 100 साल हो गए हैं। यह शायद अब तक का सबसे आलीशान दीक्षांत समारोह है ना? इस सजावट और इसके डिजाइन को देखकर लगता है कि कम से कम $10 लाख तो खर्च हुए ही होंगे। दोस्तों, चिंगबे यूनिवर्सिटी एक 100 साल पुरानी मशहूर यूनिवर्सिटी है और इसमें कोई शक नहीं कि यह देश का सबसे बेहतरीन संस्थान है। लेकिन इस दीक्षांत समारोह का आयोजन करने वाला कोई और ही है। यंग मास्टर शिया, पूरे दीपू में जिसकी इतनी दौलत हो वह जरूर लूज ग्रुप के अलावा कोई और नहीं हो सकता है ना? क्या तुम दीपू के नंबर 1 समूह लूज ग्रुप की बात कर रहे हो? अफवाह है कि लूज ग्रुप के सीईओ एल्डर मिस्टर लू निवेश की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं। वे बहुत छोटी उम्र में ही मशहूर हो गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी मेहनत से यह साम्राज्य खजा किया और 10 अरब की संपत्ति बनाई। पर अफसोस कि 10 साल पहले उनकी पत्नी की मौत के बाद वे भी कहीं गायब हो गए। वह तो है ही। इस बार दीक्षांत समारोह के आयोजक लूज ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट वान चियान खुद यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी कंपनी में खास तौर पर 2 ट्रेनिंग को नियुक्त करेंगे ताकि उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सके। लीवे, सोंगले, अगर तुम दोनों भी लूज ग्रुप में काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यंग मास्टर शिया, क्या यह सच है? ले, तुम क्या कर रही हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? जल्दी से यंग मास्टर शिया का शुक्रिया अदा करो। तुम्हें क्या हुआ है? दादाजी ने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो सारे तुमने कपों में उड़ा दिए और महंगे मेकअप पर खर्च कर दिए। क्या तुम्हें पता है कि दादाजी के लिए एक एक पैसा जोड़ना कितना मुश्किल काम है? सोंगले, अपनी आवाज कम रखो। अगर यंग मास्टर शिया ने सुन लिया कि मेरी परवरिश एक गरीब बेसहारा इंसान की मदद से हुई है तो वो मुझे हिकारत से देखेंगे। वही, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? ले, हम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या वह हाई सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए नहीं है? यंग मास्टर शिया को तो देखो, इतनी कम उम्र में ही वह वान चियान के नीचे सबसे करीबी इंसान बन चुका है। इसे कहते हैं असलियत में इतनी जल्दी कामयाब होना। अगर उसकी कृपा हम पर हो जाए तो क्या वह तुम्हारी और मेरी 10 साल की पढ़ाई से ज्यादा काम नहीं आएगा? तो तुम्हारे हिसाब से सिर्फ पैसा ही सबसे ज्यादा जरूरी है। वे तुम बदल गई हो। मैं नहीं बदली हूँ।
तुम अभी तक समझदार नहीं हुए हो। देखो इस बिछी हुई लाल कालीन को। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि अगर इसके ऊपर चलकर आने वाले सबके चहेते तुम और मैं होते, सबकी आंखों का तारा तुम और मैं होते, तो वह कैसा नजारा होता। ये भिखारी कहाँ से आ गया? सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? इसे जल्दी बाहर निकालो। हा, यह तो सामने वाला कूड़ा बीनने वाला लगता है। वही तो, इससे इतनी बदबू क्यों आ रही है? यह यहाँ कैसे आ गया? मैं इतने समय से अमीर होने का नाटक कर रही हूँ, कहीं इसकी वजह से मेरी पोल न खुल जाए। ओए, क्या तेरे पास आमंत्रण कार्ड है? अरे, इसके पास भला कार्ड कहाँ से आएगा? पक्का यहाँ बोतलें चुराने आया होगा। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। बाहर जाओ, सुनाई नहीं दिया? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। यहाँ मौजूद हर एक शख्स छिंगबेई यूनिवर्सिटी का सितारा है। क्या तुम्हारी हैसियत भी है इन्हें जानने की? बिना कार्ड के चुपचाप बाहर निकलो यहाँ से। क्या यह तुम्हारे आने की जगह है? बाहर जाओ, बाहर जाओ। दादाजी, मैं यहाँ हूँ। तो ये सच में इसे जानती है? माफ करना, यह मेरे दादाजी हैं और वह मुझसे मिलने आए हैं। क्या वह सॉन्गले नहीं है? लेकिन क्या वह हमेशा से हमारे स्कूल की टॉपर नहीं रही है? मैंने पहले कभी नहीं सुना कि उसके कोई दादाजी भी हैं। शायद यह उसका कोई गरीब रिश्तेदार होगा। आश, सब लोग मेरी बात सुनो। बचपन से ही मेरा सारा खर्चा और मेरी जरूरतें मेरे दादाजी ने ही पूरी की है। अगर मेरे दादाजी नहीं होते तो आज मैं चिंगबे यूनिवर्सिटी की एक सफल छात्रा नहीं बन पाती। इसलिए आज के ग्रेजुएशन समारोह में मैंने उन्हें यहाँ देखने के लिए बुलाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे दादाजी को यहाँ से जाने को नहीं कहेंगे। मेरी पागल बच्ची, ये तुम्हारी खुद की काबिलियत है, इसमें इस दादा का क्या योगदान है? दादाजी, मैंने बचपन में कसम खाई थी कि जब मैं बाजी हो जाऊंगी तो मैं आपका यह एहसान जरूर उतारूंगी। आज जब तक मैं यहाँ हूँ, आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। वाकई मेरी पहचान गलत नहीं थी। मेरी पोती दुनिया की हर खुशी के लायक है। हमारी लेले अब बड़ी हो गई है। इसके बाद अब दादाजी की विरासत को संभालना तुम्हारे ही हाथों में है। वे कहाँ है? वे कहाँ रह गई? वे दादाजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लीवे, क्या तुम भी इसे जानती हो? क्या आप मुझे बुला रहे हैं? वे, तुम्हें क्या हुआ है? क्या हमने तय नहीं किया था कि तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे? लीवई ने क्या ये नहीं कहा था कि वह एक बहुत बड़े घर की बेटी है? सही कहा। उसके कपड़े, उसका बैग और मेकअप हमेशा बहुत महंगे होते हैं और वह बहुत पैसा खर्च करती है। फिर वह भला इस कुआं उठाने वाले को कैसे जान सकती है? क्या इसका मतलब ये है कि वह अब तक झूठ बोल रही थी? तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तुम गलत इंसान को बुला रहे हो। लीवे, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? यह हमारे दादाजी हैं। दादाजी? मेरे दादाजी तो बहुत पहले चले गए थे। सॉन्गले, अगर तेरा यह गरीब रिश्तेदार अंदर आकर दुनिया देखना चाहता है तो तुम सीधे कह सकते थे। मैं दरिया दिली दिखाते हुए उन्हें यहाँ रुकने दे सकती हूँ, पर तू मेरे साथ इस तरह जान पहचान दिखाने का नाटक क्यों कर रही है? वे तुम जैसी एक अमीर खानदान की लड़की इस गरीब आदमी के साथ क्या कर रही है? यंग मास्टर शिया, आप जरा मेरे कपड़े और अंदाज तो देखिए। मेरे और इनके बीच तो जमीन आसमान का फर्क है। क्या आपको लगता है कि ये मेरी दुनिया के लोग हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा है। वे इतने सालों तक मैंने जो तुझे पाला पोसा और तेरी पढ़ाई में मदद की, क्या तू वह सब भूल गई? क्या तुमने शराब पी रखी है? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जरा अपनी ये फकीरों जैसी हालत तो देखो। तुम मेरी भला क्या मदद कर सकते हो? लीवे, तू हद पार कर रही है। अगर दादाजी न होते तो क्या आज तू यहाँ होती? तू क्या बोल रही है? पिछले 10 सालों में दादाजी ने जो भी एक पैसा कमाया वह हम दोनों पर ही खर्च किया, और तू उन पैसों को लेकर हर जगह लोगों को ठगती फिरती है। पहले तो तू अमीर लड़की होने का नाटक करके सिर्फ झूठ बोलती थी, वो तो ठीक था, लेकिन अब तू दादाजी को कड़वे शब्द कह रही है और उनके एहसानों को भूल रही है। क्या तू इंसान भी है? चुप हो जा। सॉन्गले, क्या तू मुझे बर्बाद करना चाहती है? मैंने बिना थके दिन रात मेहनत की, सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी और पढ़ाई दे सकूं। क्या इससे तू बर्बाद हो रही है? जुबान बंद रखो। मैंने तुझे इज्जत दी और तू सिर पर चढ़ रहा है? जरा खुद को तो देखो, तुम नाली के कीड़े जैसी हो। क्या तुम्हारी मुझसे बराबरी करने की औकात है?
अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं यंग मास्टर शाह से कहकर तुम्हारे पैर तुड़वा दूंगी। वे ऐसे लोगों पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में इसे पसंद नहीं करती हो तो बस इसके पैर तोड़ दो और इसे यहां से बाहर फेंक दो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? सोंगले, यह तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तुम मेरे दादाजी को हाथ नहीं लगा सकते। वे क्या तुम भूल गए बचपन से लेकर आज तक दादाजी ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया? तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? यंग मास्टर शिया, इन घटिया लोगों को जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। ये लोग मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है। दादाजी, तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। आज के बाद मैं यंग मास्टर शिया की मदद से लूज ग्रुप में मैनेजमेंट ट्रेनी बन जाऊंगी। मेरा भविष्य बहुत सुनहरा होगा और तुम लोग सिर्फ गंदी नाली की गंदगी में जीने के लायक हो। मेरी तुलना में तुम लोग कहीं नहीं टिकते। नहीं, ले रुको, मारना बंद करो। दादाजी को मत मारो, अब बस करो। वे मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मत मारो। नहीं। ठीक है। दादाजी क्या आप ठीक है? दादाजी। कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। चलो पैसा बाहर निकालो, जल्दी करो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। जल्दी करो। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। तो फिर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। दादाजी। वे तुम जल्दी भागो, तुम्हारे दादाजी तुम्हें बचा लेंगे। ये दिलचस्प है। ओ बूढ़े आदमी, तुम्हारी मेरे काम में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे सबक सीखना है क्या? ठीक है, इसे तब तक मारो जब तक ये होश न खो दे। दादाजी, मैं भविष्य में आपका यह एहसान जरूर चुकाऊंगी। मैं अब किसी और को आपको परेशान नहीं करने दूंगी। दादाजी। वे दादाजी। भागो। मारना बंद करो। वे मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम मत मारो। प्लीज यंग मास्टर शिया को रोक दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। वे तुम ऐसे कचरे को साथ लेकर आई ताकि मेरी जिंदगी बर्बाद कर सको। तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। मैं अब कुछ नहीं कहूँगी। हम अब कुछ नहीं कहेंगे। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, यंग मास्टर शिया को रुकने के लिए कह दो। दादाजी को छोड़ दो। दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं, वे यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बस तुम हमें छोड़ दो, हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। एक कचरा बीनने वाला और एक लूज ग्रुप का सीनियर अधिकारी, इनके बीच का फर्क बहुत ज्यादा है। यंग मास्टर शिया जिसे जमीन पर गिराना चाहे उसे जमीन पर लेटना ही पड़ता है। अपनी किस्मत को स्वीकार करो। मुझे लगता है यह आदमी जानता है ली वे और यंग मास्टर शिया के बीच क्या रिश्ता है। शायद इसीलिए नाटक कर रहा है। वे मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं पुरानी बातों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप दादाजी को जाने दें। अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो हम यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। हम फिर कभी भी आपके सामने नहीं आएंगे और न ही आपकी अमीर घर की बेटी वाली इमेज खराब करेंगे। जैसा तुमने कहा है, अगर फिर से बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। यंग मास्टर शिया, अब बस भी करो। समारोह की जगह को खराब मत करो। दादाजी क्या आप ठीक हैं? वे मैंने सोचा नहीं था कि तुम लूज ग्रुप में सिर्फ एक नौकरी के लिए इतनी नीचे गिर जाओगी। तुम्हारा भविष्य बहुत बेहतर हो सकता था, पर अफसोस तुमने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर लिया। वे का भविष्य सिर्फ इतना ही नहीं है, पर यह मेरी मदद और मार्गदर्शन के साथ ही संभव है। हाँ, सही है। यंग मास्टर शिया की मदद से मैं एक बेहतर जिंदगी जी सकती हूँ और तुम जैसे बूढ़े बेकार लोग पूरी उम्र कचरे में ही रहेंगे। वहीं तुम्हारी सही जगह है। चले जाओ। मुझसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश मत करना। दादाजी। ठीक है, क्योंकि तुमने कहा है कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो आज से ही हमारा रिश्ता खत्म। वे उसकी पीठ को देखो।
क्या वह एक बूढ़े कुत्ते जैसा नहीं लग रहा? चेयरमैन लू, चेयरमैन लू, ये तो वान चियान है, लू ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट। बाहर जो रोल्स रॉयस खड़ी है वो वान कियान की अपनी कार है। इस छोटी सी ग्रेजुएशन सेरेमनी में आप जैसी बड़ी हस्ती यहाँ कैसे आ गई? प्रेसिडेंट वान, आपके यहाँ आने से हमारी तो किस्मत ही खुल गई है। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। तो आप ही वो मशहूर प्रेसिडेंट वान हैं? आपसे मिल पाना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सब कहते हैं कि प्रेसिडेंट वान पूरे इंपीरियल कैपिटल में सबसे खूबसूरत हैं। आज आपको खुद देख लिया। ये बातें सच में सच हैं। आजकल प्रेसिडेंट वान जैसी इतनी सुंदर और काबिल लड़की देखने को नहीं मिलती। सही कहा। इस पूरे इंपीरियल कैपिटल में सिर्फ प्रेसिडेंट वान ही सबसे अलग हैं। ले, क्या हुआ? दादाजी, ये आपके लिए है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इतने सालों तक आपने जो मेरी मदद की उसके लिए। दादाजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं आपको और परेशानी नहीं होने दूंगी। ले, मैंने तुम सबकी मदद किसी इनाम के लिए नहीं की थी। बस तुम अच्छे से रहो, उसी में मुझे खुशी मिलेगी। ये रुद्राक्ष की माला हमारे खानदान की निशानी है। आज मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। इसे लेकर तुम लू ग्रुप के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाओ। वो लोग तुम्हारे लिए अच्छा इंतजाम कर देंगे। दादाजी, आप बस मेरा मन रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं ना? मैं इस मौके की पूरी कद्र करूंगा। दादाजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं आपका ये एहसान जरूर उतारूंगा। प्रेसिडेंट वान, मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। मेरे साथ ये ली वे हैं। मैंने खुद जांच की है। इनकी काबिलियत बहुत जबरदस्त है। इन्हें आपने खुद चुना है। मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर तैयार करने के लिए आपकी पसंद वाकई काबिल तारीफ है। प्रेसिडेंट वान, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। सच में लोगों के बीच का अंतर देखकर जलन होती है। ये ली वे, अब इसका भविष्य तो बहुत चमकने वाला है। हाँ, जब प्रेसिडेंट वान का साथ हो, लूज ग्रुप में आने के बाद तरक्की तो पक्की ही समझो। वाकई जलन होती है। हेलो चेयरमैन। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन अब फिक्र मत करो, मैंने तुमसे कंपनी वापस आने का वादा किया है, तो मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। बस इस समारोह में कुछ लोग और कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं आई। कल सुबह कंपनी में मिलते हैं। जी चेयरमैन लू। प्रेसिडेंट वान, आपसे मिल पाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे प्रेसिडेंट वान का सहारा मिल जाए तो मैं पूरी वफादारी दिखाऊंगी और आपके हर हुक्म का पालन करूंगी। चुप हो जाओ। चेयरमैन लू का कहना है कि यहाँ के कुछ लोग और बातें उन्हें परेशान कर रहे हैं। अगर चेयरमैन लू नाखुश हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी लूज ग्रुप नाखुश है। मैं घोषणा करती हूँ कि आज का लूज ग्रुप ट्रेनी प्रोग्राम रद्द किया जाता है। रद्द? क्या रद्द कर दिया? ये क्या हो रहा है? जरा शांति से सोचो कि तुम सबने आखिर किया क्या है। तुम लोगों ने खुद अपने हाथों से अपना सुनहरा भविष्य बर्बाद कर दिया है। प्रेसिडेंट वान, प्रेसिडेंट वान, प्रेसिडेंट वान। चेयरमैन लू, यहाँ मौजूद आप सभी चिंगपे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो यहाँ भला चेयरमैन लू कहाँ से आया? हम में से किसी ने भी चेयरमैन लू को कभी नहीं देखा, तो फिर हमने उसे नाराज कैसे कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बूढ़े ने जो तमाशा किया था उसके बारे में उस रहस्यमयी चेयरमैन लू को पता चल गया हो? अगर मुझे उस मरे हुए बूढ़े के बारे में पहले पता होता तो मैंने उसे कभी अंदर नहीं आने दिया होता। अगर वह नहीं होता तो प्रेसिडेंट वान निश्चित रूप से इतने गुस्से में नहीं होती। हाँ, सब उसकी वजह से हुआ है। मुझे पहले से ही पता था कि लूज हंटिंग जैसे बेकार लोग सिर्फ अपने आसपास के लोगों के लिए मुसीबत बनते हैं। हो सकता है कि वह जानबूझकर यहाँ आया था ताकि वह मेरा करियर बर्बाद कर सके। यंग मास्टर शिया, अब मैं क्या करूं? क्या अब आगे चलकर मैं लूज ग्रुप में शामिल नहीं हो पाऊंगी? अब बस भी करो। अगर वान चियन कंपनी की सीनियर ऑफिसर है तो क्या मैं कंपनी का सीनियर ऑफिसर नहीं हूं? और वैसे भी भले ही ट्रेनी प्रोग्राम न हो, पर क्या मैंने तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाया है? यंग मास्टर शिया, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। तो क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? आज रात मैं घर पर अकेली हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ठीक है, क्यों नहीं। आगे बाब हो, मैं कर सकती हूँ। भले ही मुझे मैनेजमेंट ट्रेनी की वो जगह ना मिले,
पर मुझे लूज ग्रुप में अपनी जगह जरूर बनानी है। ओह, क्या ये लले नहीं है? प्रेसिडेंट वान ने तो पहले ही तुम्हारा मैनेजमेंट ट्रेनी का हक छीन लिया है, तो फिर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इस आलीशान इमारत को तो देखो, ये लूज ग्रुप की अपनी खमीन है। इन्होंने तो ये खमीन भी पूरी तरह खरीदी हुई है। इससे उनकी दौलत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तुम इतने घटिया कपों में यहाँ आने में शर्म नहीं आई? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए नहीं। तो मुझे इतना सज धज कर आने की क्या जरूरत है? और वैसे भी लूज ग्रुप में नौकरी सबके लिए खुली है, तो तुम ये कहने वाली कौन होती हो कि मैं यहाँ नहीं आ सकती? ले, तुम वाकई बच्चों जैसी बातें करती हो। ये खुली भर्ती जैसी चीजें तो सिर्फ एक मजाक है, बिना किसी पहचान के। यहाँ कोई तुम्हें भाव तक नहीं देगा। जो लोग भी यहाँ आए हैं, सबकी अपनी कोई ना कोई सेटिंग जरूर है। सच तो ये है कि इस इंटरव्यू का फैसला पहले से ही हो चुका है, तो अपना वक्त बेकार मत करो। सॉन्गले, मैंने यंग मास्टर शिया की मदद से लूज ग्रुप में अपनी जगह पक्की कर ली है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम बस दूसरों का रास्ता सान करने आई हो। अगले जन्म में तुम अपने उस आवारा दादा के साथ कचरा ही उठाना। वैसे तुम फिक्र मत करो, आगे से हम तुम्हारे उस कबाब खाने के धंधे में जरूर मदद करेंगे। आखिर तुम वेवे की दोस्त जो हो। चलो अब यहाँ से। अब जब यहाँ तक आ ही गई हूँ, तो एक कोशिश करना तो बनता है। नमस्ते, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मैं चिंगबई की छात्रा हूँ। मेरा नाम सॉन्गले है। दादाजी। क्या हुआ? बहुत हैरानी हुई? दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी, आप जल्दी उठिए, यह बॉस के बैठने की जगह है। आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अरे, हमें दरवाजे पर जाकर इंतजार करना चाहिए। अगर किसी और ने देख लिया तो वे हमें बाहर निकाल देंगे। कोई बात नहीं, दादाजी असल में तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। लू जेंटिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ऐसे शरीफों जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? जब तुम यहाँ हो सकती हो तो मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पूरे हक के साथ आए हैं, जबकि तुम यहाँ चुपके से घुसे हो। इस विशाल लूज ग्रुप में इन्होंने एक भिखारी को अंदर कैसे आने दिया? भले ही तुमने ये हुलिया बना लिया हो, लेकिन तुम अपनी गरीबी की बू नहीं छिपा सकते। मैंने पहली बार सुना है कि कोई हमारी कंपनी में चुपके से घुसने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुझे डर नहीं लगता कि मैं सिक्योरिटी टीम से तुझे सबक सिखाने को कहूंगा? लूज हंटिंग, मैंने तो सुना है कि लूज ग्रुप की सिक्योरिटी टीम में स्पेशल फोर्सेस के रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं। तेरा शरीर अब काफी कमजोर हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि मार खाकर तू अपाहिज हो जाए। किसने कहा कि मेरे दादाजी चुपके से यहाँ घुसे हैं? क्या वो मेरे साथ इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकते? तेरे साथ इंटरव्यू के लिए एक भिखारी को साथ लाकर तुझे इंटरव्यू की बात करते हुए शर्म नहीं आती? चाहे तेरा इंटरव्यू लेने वाला कोई भी हो, तेरा इंटरव्यू अभी रद्द किया जाता है। यह मेरा फैसला है। सॉन्गले, सुना तुमने? तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम कभी अपनी हैसियत नहीं बदल सकती। यंग मास्टर शिया की बस एक बात तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकती है। रही बात तुम्हारे साथ खड़े इस भिखारी की, तो यह सिर्फ खड़ा होकर देखता रहेगा, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं ऐलान करता हूँ कि कल से सॉन्गले आधिकारिक रूप से शामिल होंगी और प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बनेंगी। ये मेरा फैसला है। लू जेंटिंग, क्या तुम बूढ़े हो गए हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ओ बुढ़े, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ सूट पहन लेने से तुम कोई बड़े आदमी बन गए हो? सीईओ के सेक्रेटरी जैसा इतना महत्वपूर्ण पद, जिसका फैसला मैं खुद नहीं कर सकता। और तू जैसा मरने की कगार पर खड़ा इंसान, एक भिखारी, यहाँ बकवास करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? दादाजी, आप प्लीज कुछ मत कहिए। कोई बात नहीं। ये तो लूजेंटिंग, तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, अपनी गरीबी की बू नहीं छिपा सकते। भले ही तुम इस तरह तैयार हुए हो, पर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। उल्टा सब लोग तुम पर हंसेंगे। बिल्कुल सही। अपनी औकात देख। तू है क्या चीज जो यहाँ ऐसी फालतू बातें करने की हिम्मत कर रहा है? तो फिर तुम होते कौन हो ये कहने वाले? मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत किसकी हुई? प्रेसिडेंट वान। सर, आप खुद यहाँ कैसे आए? ये सब तो बस नए लोग हैं, आपके समय की बर्बादी के लायक बिल्कुल नहीं है। चेयरमैन लू ने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया है। ओह, फिर तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बेटा,
तुम ही सॉन्गले हो ना? जी मैं हूँ। नमस्ते प्रेसिडेंट वन। घबराओ मत, अभी मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग की औपचारिकताएं पूरी करा देती हूँ और कल से तुम काम पर आ सकती हो। लूज ग्रुप की नई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अब से तुम ही हो। क्या प्रेसिडेंट वान, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जैसा इतना महत्वपूर्ण पद किसी अभी अभी कॉलेज से निकली लड़की को कैसे दिया जा सकता है? उसे कंपनी के काम की कोई समझ नहीं है। बॉस की मदद करना तो दूर की बात, वो बस मुश्किलें ही खड़ी करेगी। प्रेसिडेंट वॉन, यंग मास्टर शिया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब अभी नए ग्रेजुएट हैं और वाकई इस काम को संभालने के काबिल नहीं हैं। अब वो वक्त आ गया है क्या जब ग्रुप के अंदर मेरे फैसलों पर भी सवाल उठाए जाएंगे? चेयरमैन लू का कहा हुआ हर शब्द लू कंपनी के लिए आखिरी फैसला है। अगर उन्होंने कह दिया कि ये सेक्रेटरी है तो मतलब यही सेक्रेटरी है। इसके बाद अगर किसी ने भी बहस की तो उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप आराम से जाइए। लले, तुम्हें बधाई हो, अब तुम आधिकारिक तौर पर लूज ग्रुप का हिस्सा हो। दादाजी आपका शुक्रिया, पक्का यह सब आपकी वजह से ही हुआ है। चलिए मैं आपको इसका जश्न मनाने ले चलती हूँ। मैं आज आपको डिनर कराऊंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। चलिए। तू रुक, तुझे मैं देख लूंगा। घटिया इंसान। तुझे क्या लगता है, क्या उस वान कियान का दिमाग खराब हो गया है? वह आखिर क्यों उस सॉन्गले पर इतना मेहरबान हो रहा है? प्रेसिडेंट वान ने कहा था ना कि यह चेयरमैन लू का फैसला है। वह घटिया सॉन्गले दिखने में तो बहुत शरीफ बनती है, जैसे कितनी दूध की धुली हो, पर असल में वह किसी से भी ज्यादा गिरी हुई है। मुझे तो लगता है उसने बहुत पहले ही चेयरमैन लू को अपने जाल में फंसा लिया था। पक्का यही बात होगी। काश मैं उन चेयरमैन लू से मिल पाती तो मैं उन्हें सॉन्गले से पक्का छीन लेती। दादाजी चीयर्स। हम आज ये नहीं पियेंगे। दादाजी मैं बस थोड़ी सी ही पीऊंगी। बात मानो, कल तुम्हें काम पर भी जाना है। हम पानी से ही जश्न मना लेंगे। चीयर्स। तुम्हें बहुत बधाई। यह तो शहर का सबसे बेहतरीन सी फूड रेस्टोरेंट लियांग फेंग की है। आज हम यंग मास्टर शिया की वजह से यहाँ अच्छे खाने का लुत्फ उठा पा रहे हैं। वे जरा देखो, कुछ लोग भी कितने अजीब होते हैं। ऐसे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं जैसे खुद को ही धोखा दे रहे हों कि वे वाकई ऊंचे खानदान के हैं। ली वे, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि तू बस दिखावा कर रही है। तू सिर्फ एक सेक्रेटरी है, पर नाटक ऐसे कर रही है जैसे कोई बड़ी हस्ती हो। अभी तक सैलरी भी नहीं मिली है। यंग मास्टर शिया जैसी हैसियत के बिना तेरी इतनी हिम्मत कि तू ऐसी आलीशान जगह पर खाना खाने आए? तुम उस पर ध्यान मत दो। मेरे चाचा यहाँ के मैनेजर हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि यह जुई जियांगशान नाम की एक डिश है जिसकी सप्लाई हर दिन सीमित होती है, और इसी डिश की वजह से शुयुनजियांग को राजधानी का नंबर 1 रेस्टोरेंट माना जाता है। जब हम यहाँ खाना खाने आए ही हैं तो क्यों न हम इसे बोली लगाकर जीत लें। सही कहा। तुम अब लूज ग्रुप के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हो। तुम्हारे पास बहुत पावर है। वे ये जुई जियांगशान हर दिन बहुत कम मिलती है और इसकी कीमत आसमान छूती है। सोचो, अगर उन दोनों ने इसकी बोली लगा दी और पैसे नहीं दे पाए तो उनकी कितनी थू थू होगी। चलो। सुनिए आप सब, अब हम शुरू कर रहे हैं। जुई जियांगशान की नीलामी शुरुआती बोली है $1,00,000। $1,00,000। $1,00,000। देखा तुम सबने, यंग मास्टर शिया ही असली शानदार इंसान है। यंग मास्टर शिया, आप बहुत ताकतवर हैं, सच में बहुत ताकतवर हैं। वे मैंने सब इंतजाम कर दिया है। आज कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। $2,00,000। $2,00,000। लू जेंटिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें यहाँ से बाहर निकाले जाने का डर नहीं है क्या? लू जेंटिंग, शुई युनजियन के बॉस की पहुंच इंपीरियल कैपिटल में बहुत दूर तक है। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो तुम जैसे कूड़ा उठाने वाले और इस छोटे से कर्मचारी का बुरा अंजाम होगा। दादाजी आप यह क्या कर रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि आप उनके स्तर तक नहीं गिरेंगे? एक डिश के लिए $2,00,000, हम इतना खर्चा कैसे उठा सकते हैं? कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। $2,10,000। $3,00,000। $3,10,000। $5,00,000। $5,00,000। $5,00,000। $5,00,000। लू जेंटिंग, क्या तुम्हें पता है तुम यहाँ किसी जोकर की तरह नाटक कर रहे हो? $5,00,000। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी?
अभी दिखावा करने का क्या फायदा? जब तुम पैसे नहीं दे पाओगे तो तुम्हें बाहर ही फेंका जाएगा। एक मामूली आदमी अमीर बनने का सपना देख रहा है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मैं अपनी बोली वापस लेता हूँ। अब देखता हूँ तुम्हें यहाँ से कैसे धक्के मारकर निकाला जाता है। सर, आपको पहले भुगतान करना होगा। वो आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। मेरे पास इस वक्त नकद तो नहीं है, लेकिन ये कार्ड शायद काम आ जाए। सर, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं इस कार्ड को नहीं पहचानता। क्या आपको यकीन है कि आप इससे भुगतान कर सकते हैं? इसे लीजिए और अपने बॉस से इसकी जांच करवाइए। उन्होंने इसे जरूर देखा होगा। मैं कह रहा हूँ कि आप बड़े ही अजीब इंसान हैं। एक सुपरमार्केट का स्टोर कार्ड लेकर आए हैं और यहाँ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। शुयून जियन के बॉस एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। क्या आपको सच में लगता है कि आपकी ये छोटी सी चाल उन्हें धोखा दे पाएगी? सॉन्ग ले, अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो तुरंत अपने दादाजी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि शुयून जियन के बॉस आ जाएं और गुस्से में आकर तुम्हें मजा चखा दें। दादाजी, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए। ठीक है दादाजी, चाहे जो भी हो जाए मैं आपकी रक्षा करूंगी। भोले बच्चे। कितने जिद्दी हैं ये। देखो, वह आ गए। देखो बॉस कितने उत्साहित हैं। मैंने उन्हें पहले कभी ऐसा नहीं देखा। तुम दोनों अब गए काम से। लू जेंटिंग, अब शांत होने का नाटक करना बंद करो। मुझे शर्तिया यकीन है कि इस वक्त तुम्हारे पैर कांप रहे होंगे, है ना? पैसे न होने पर दिखावा करने का यही अंजाम होता है। माफ करना बॉस, अभी वह कार्ड मेरा ही था। अगर आपको गुस्सा करना है तो मुझ पर निकाले। मेरे दादाजी काफी बूढ़े हैं, उन्हें परेशान मत कीजिए। वे जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। थोड़ी देर में जो होने वाला है वह बहुत खतरनाक होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तो अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि कैसे इन्हें सबक सिखाया जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है। मुझे नहीं पता था कि सीईओ यहाँ आएंगे। कृपया सीईओ हमें माफ करें। आपको कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आज का सारा खर्च बिल्कुल मुफ्त है। ऐसा नहीं कहा जाता था कि शुयून जियान का मालिक बहुत ताकतवर है, तो वह ऐसे ही किसी के भी सामने घुटने क्यों टेक रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि यह बूढ़ा आदमी वाकई कोई बड़ी हस्ती है? यंग मास्टर शिया, यह मुमकिन ही नहीं है। लू जेंटिंग तो साफ तौर पर एक भिखारी है। वह कोई घटिया प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? वह कार्ड जो उसके पास है मैंने कभी देखा तक नहीं। वह तो पक्का किसी सुपरमार्केट का शॉपिंग कार्ड है। शुयून जियान का मालिक उसे इतनी अहमियत कैसे दे सकता है? यंग मास्टर शिया, अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने हमेशा तुम्हारे प्रति नरमी बरती है, इसीलिए तुम आज ऐसी बन गई हो। ये थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए है। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? और तुम हमेशा कहते थे कि मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि असल में बाहर किसे निकाला जाएगा? मैं तुम्हें बता दूं, मैं मामा शुयून जियन का मैनेजर हूँ। चाहे तुम जो भी हो, हमारे प्रेसिडेंट के खिलाफ होना मतलब हमारे शुयून जियन के खिलाफ होना है। कृपया यहाँ से चले जाइए। शुयून जियन में आपका स्वागत नहीं है। इसमें मामा तुम भी शामिल हो। निकल जाओ यहाँ से। और मैं इंपीरियल कैपिटल के इस काम से जुड़े सभी लोगों को बता दूंगा कि उसे कभी काम पर न रखा जाए। यंग मास्टर शिया, क्या हम इस तरह हार मानकर जा रहे हैं? तो फिर और क्या कर सकते हैं? सॉन्गल अब चेयरमैन लू के साथ है और उसे नाराज करने के बाद पूरे लू फैमिली में हमारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सॉन्गल के हाथ में जो ब्लैक कार्ड था वो लूज ग्रुप के बॉस का है। साफ है कि बॉस उसे बहुत अहमियत दे रहे हैं। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अच्छी किस्मत कैसी? मुझे तो लगता है कि वो अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर रही है चेयरमैन लू को बहलाने फुसलाने के लिए। मैंने आज की पार्टी के लिए कितनी तैयारी की थी। ठीक है, गाड़ियों और होटल का सब इंतजाम कर दो। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे जीजा जी 10 साल बाद वापस आ रहे हैं और आज रात की पार्टी पूरे शहर में सबसे आलीशान होनी चाहिए। इतनी रात को यहाँ अभी भी कोई है? वे मिस्टर यांग हैं, बॉस के साले साहब। चलो यहाँ से। अरे सुनो। माफ कीजिए मिस्टर यांग सर, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। हम बस जा ही रहे हैं। हमारी कंपनी में इतनी खूबसूरत लड़की कब आई? मिस्टर यांग सर, लेकिन मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अरे इधर आओ।
किसकी इतनी हिम्मत हुई जो तुम जैसी सुंदर लड़की को काम से निकाल दे? सामान वापस रखो और कल सुबह टाइम पर काम पर आना। लेकिन मैंने किसी को नाराज कर दिया है। तो क्या हुआ? यह लू फैमिली कंपनी मेरे जीजा जी की है। मेरी दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, उनका कोई बच्चा भी नहीं है, तो ये सब आखिर में मेरा ही होगा। जब मैंने कह दिया कि तुम रुको तो कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जिससे मेरी दुश्मनी हुई है वह चेयरमैन लू की दोस्त है। क्या मेरे जीजा जी को बहलाने की हिम्मत? मैं उसे खत्म कर दूंगा। सॉन्ग ले, अब देख लेना तुम, तेरी तबाही का वक्त करीब आ गया है। मैंने कहा कि तू रुकेगी, तो फिर किसकी हिम्मत है जो मेरे खिलाफ जाए? लेकिन मैंने पंगा लिया है चेयरमैन लू के चाहने वाले से। क्या मेरे जीजा जी को बहकाने की हिम्मत की? मैं उसे सबक सिखा दूंगा। सॉन्ग ले, बस देखती रह, तेरा बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। हेलो चेयरमैन लू। ले, मैं कंपनी की तरफ से आपको आज रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता हूँ। शुक्रिया चेयरमैन लू। क्या मैं अपने साथ अपने परिवार के किसी सदस्य को ला सकती हूँ? पिछली बार ग्रेजुएशन पार्टी में मेरे दादाजी को बाहर निकाल दिया गया था, वह खाना भी नहीं खा पाए थे। इस बार मैं चाहती हूँ कि वह मेरे साथ चले। बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसा आप चाहें। ले, आज रात मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। मिस्टर यांग, थोड़ी देर में पार्टी शुरू होगी, तुम वहां अच्छा परफॉर्म करना। मिस्टर यांग, इसकी किस्मत ही खराब है और ये हमेशा अपनी किस्मत बदलने के सपने देखती है। तूने ये जो दिखावे वाले कपड़े पहने हैं, आखिर तू किसे फंसाना चाहती है? लीवे, तू यह क्या कह रही है? तुझे क्या लगता है मैं भी तेरे जैसी ही घटिया हूँ? मैं? सॉन्ग ले, मैं तेरे जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। जहां तक इनकी बात है, ये लूज ग्रुप के साले हैं। मैडम लू के अपने सगे भाई हैं, सच्चे ऊंचे खानदान के वारिस और अपनी उम्र में बहुत कामयाब हैं। अरे बस इतना भी मत बताओ। क्या यही वही लड़की है, उस मामूली भिखारी की पोती? जी हाँ, यही है। मिस्टर यांग, इसकी मासूमियत पर मत जाइए, असल में ये बहुत ही गिरी हुई है। क्या यह जो कह रही है वह सच है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो किसी लू फैमिली प्रेसिडेंट को जानती तक नहीं। यह तो लू परिवार का खानदानी ब्रेसलेट है। ली वे, तुम इसके बारे में और क्या जानते हो? मिस्टर यांग, मैं उसके साथ बचपन से बड़ी हुई हूँ। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। उसका पालन पोषण एक आवारा आदमी ने किया था। वो दोनों ही किसी भी तरह अमीर बनना चाहते थे। यकीनन उसी ने चेयरमैन लू को अपने जाल में फंसाया होगा, वरना चेयरमैन लू जैसे बड़े इंसान कैसे मुमकिन है कि किसी को भी अपना ब्लैक कार्ड दे दें? वह जो कह रही है वह सच है। कैसा ब्लैक कार्ड? मुझे वाकई कुछ नहीं पता। अरे नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। इसका क्या मतलब है? सॉन्ग ले का यह जो मासूम सा चेहरा है, ये सब सिर्फ एक दिखावा है। लूज ग्रुप के इतने बड़े प्रेसिडेंट ऐसी औरत को पसंद कैसे कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, कूड़े के ढेर में रहने वाला भिखारी किसी को क्या अच्छी बातें सिखाएगा? दिखने में तो वह मासूम लगती है, पर हकीकत में अंदर से वह बहुत ही घटिया और गिरी हुई है। अगर उसे लूज ग्रुप में रहने दिया गया तो क्या यह लूज ग्रुप की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला देगा? बाद में लूज ग्रुप आखिर कैसे इंपीरियल कैपिटल में सिर उठाकर खशा हो पाएगा? तुम्हें दादाजी के बारे में ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। देखो, सच्चाई सुनकर गुस्सा आ गया ना? इससे बस यही साबित होता है कि मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो सब बिल्कुल सच है। सॉन्ग ले, तूने लू और यांग दोनों परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तू तो बड़ी चालाक निकली। अब तू कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे और तेरे उस भिखारी दादा को बर्बाद करके छोड़ूंगा। एल्डर मिस्टर लू, वह इस तरह के व्यक्ति से धोखा खा गई। लू परिवार अब पूरे शहर का मजाक बनकर रह गया है। यांग हाउतियन इस बात को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इस पूरे शहर में भला कौन नहीं जानता कि यांग हाउतियन छोटी से छोटी बात का बदला लेते हैं। अब तो सॉन्ग ले बेचारी का खेल खत्म समझो। लूज ग्रुप को नाराज करने के बाद, चाहे उसकी पहचान कुछ भी क्यों न हो, जब तक वह इस शहर में है, उसका यहाँ टिकना नामुमकिन है। सॉन्ग ले, आज चाहे खुद भगवान ही क्यों ना आ जाए, कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। लूज ग्रुप के मिस्टर यांग को नाराज करने के बाद तुम और तुम्हारे भिखारी दादा इस शहर में सिर उठाकर नहीं जी पाओगे। ली वे,
हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, फिर तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो और हमें जीने का एक भी मौका क्यों नहीं दे रही? क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए तुझे जमीन पर गिरकर मेरी तरफ देखना चाहिए। आज तेरे पास जो कुछ भी है उस पर असल में मेरा हक होना चाहिए था। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि तू और लू झेंटिंग कैसे अपनी जिल्लत भरी जिंदगी काटते हो। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि तुम और लू झेंटिंग अपनी घटिया जिंदगी कैसे काटते हो। फिर आज शायद तुम्हें निराश होना पड़ेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी लेले को हाथ नहीं लगा सकता। दादाजी, आप जल्दी यहाँ से जाइए। वाह, तुम्हारी सच में यहाँ आने की हिम्मत हुई? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लूज ग्रुप अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा? मिस्टर यांग, जरा इन दो घटिया लोगों को तो देखिए। ये अपनी बची कुची इज्जत दांव पर लगा रहे हैं और आपको चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हैं। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मुझे भी तो देखने दो कि कौन लू फैमिली के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर यांग, जल्दी देखिए, वही है यही सॉन्ग ले का दादा है, नीच दर्जे का कचरा। देखो, यही है वह, यही सॉन्ग ले के दादाजी हैं, समाज के सबसे निचले स्तर का कचरा। दादाजी, आप यहाँ से जल्दी जाइए। आज जब तक मैं यहाँ हूँ मैं कभी किसी को अनुमति नहीं दूंगी कि वह आपको एक उंगली भी लगाए। मिस्टर यांग, जरा देखो, ये दोनों नीच लोग अपनी आखिरी घजी के पास हैं, फिर भी यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। कितनी घिनौनी बात है। इसका मतलब है कि इन्होंने न तो आपकी, न तो बॉस की और न ही पूरे लूज ग्रुप की कोई इज्जत की है। ओह, यह तो बहुत अफसोस की बात है। मुझे पहले लगा था कि तुम काफी खूबसूरत हो, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो मेरी चीजों पर नजर रखते हैं। क्योंकि तुमने लू फैमिली पर अपनी गलत नजरें डाली हैं, तो अब मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए मजबूर मत करना। इस वक्त यहाँ आना, क्या यह खुद को खतरे में डालना नहीं है? मिस्टर यांग उसे कतई नहीं छोड़ेंगे। इतने सालों में मिस्टर यांग को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। देखा जाए तो सही भी है। मिस्टर यांग की बहन ने प्रेसिडेंट लू के साथ मिलकर अपनी दुनिया बनाई थी और अब एक मामूली सी लड़की फायदा उठा ले गई। उन्हें गुस्सा आना स्वाभाविक है। दादाजी, आप जल्दी जाइए यहाँ से। जाना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा है क्या यांग हाउतियान? वैसे मैं पूछना चाहता हूँ, लू खानदान की प्रॉपर्टी तुम्हारी कब से हो गई? ये वही जिसकी तुम बात कर रहे थे, एक मामूली सा भिखारी, वही है ये। मिस्टर यांग, जो करना है मेरे साथ कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे दादाजी को छोड़ दीजिए। लू झेंटिंग, मिस्टर यांग से मिलना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर तुम मिस्टर यांग के हाथों बर्बाद भी हो गई तो भी इसे अपना सौभाग्य समझना। जब तुम यहाँ आने की हिम्मत कर ही चुकी हो तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मिस्टर यांग, जल्दी इसे सबक सिखाइए। यांग हाउतियान, मिस्टर यांग, तुम मुझे सबक सिखाओगे? चुप हो जाओ। मिस्टर यांग असल में लूज ग्रुप के ब्रदर इन लॉ हैं। उनका रुतबा बहुत बड़ा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उन्हें नाम से बुलाने की? तू तो बिल्कुल मर्यादा ही भूल गया है। तुझे क्या लगता है कि तेरा वक्त अब खत्म होने वाला है? वाकई कितने अज्ञानी हो तुम। सिर्फ उम्र से हैसियत और रुतबे के अंतर को खत्म नहीं किया जा सकता। अभी उसने जो बात कही है उतना ही उसे कड़ी सजा दिलवाने के लिए काफी है। सॉन्ग ले, यही है वो दादाजी जिनकी तुम इतनी इज्जत करती हो। इन्हें सिर्फ जुबानी जंग लड़ना आता है, इन्हें तुम्हारी जान की कोई फिक्र नहीं है। अगर आज ये गलती से बच भी गए तो भी इनकी बाकी की जिंदगी बर्बाद होकर ही रहेगी। दादाजी, प्लीज अब और मत बोलिए। मिस्टर यांग सच में एक बहुत बड़ी हस्ती है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। तुम अभी थोड़ी देर पहले बहुत उड़ रहे थे ना, अब तुम्हारी अकड़ कहाँ चली गई? मेरे बगल में खड़े इस आदमी को देखो, ये कितने काबिल और महान है। अब मैं भी इस बड़े समाज का एक हिस्सा बन चुकी हूँ। मेरे पास अब बेशुमार ऐशो आराम है और तुम लोग, तुम्हारी किस्मत में बस मार खाना और बाहर फेंक दिए जाना ही लिखा है। मिस्टर यांग, आप बहुत हुआ, अपना मुंह बंद करो। अब मैं भी ऊंचे समाज का हिस्सा हूँ और वहाँ मैंने अपनी जगह बना ली है, पर तुम लोग, तुम्हारी किस्मत में तो बस अपाहिज होकर बाहर फेंका जाना ही लिखा है। मिस्टर यांग, आप बस बहुत हुआ, अपना मुंह बंद रखो। दादाजी, हमें उनसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सिर झुकाकर अपनी गलती मान लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मिस्टर यांग, आज जो भी हुआ वह सब मेरी वजह से है। अगर आपको कोई गुस्सा निकालना है तो वह मुझ पर निकालिए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे दादाजी को छोड़ दें, उन्हें जाने दें।
जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। लू जेंटिंग, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी और मिस्टर यांग की ताकत के बीच कितना फर्क है? अगर वह चाहे तो तुम्हें खत्म कर सकते हैं, बस उनके एक शब्द की देरी है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं होगा। मिस्टर यांग, जल्दी से किसी को बुलाकर इस बदतमीज आदमी को सबक सिखाइए। अगर आज यह यहाँ से सही सलामत चला गया तो लूज ग्रुप की इज्जत का क्या होगा? मैंने कहा चुप रहो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? ये क्या हो रहा है? यह लीवई को क्यों पीटा गया? मिस्टर यांग लगता है गुस्से में होश खो बैठी है। वह अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों जा रही है? ली वे की तो पिटाई हो गई, तो लगता है कि सोंगले का अब और भी बुरा हाल होने वाला है। मिस्टर यांग, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ थी, तुमने मुझे क्यों मारा? ले इसे ही कर्मों का फल कहते हैं। लू जेंटिंग, मुझ पर हंसने की तेरी क्या औकात है? भले ही मुझे थप्पड़ पड़ा हो, पर तुझे क्या लगता है तेरा अंजाम मुझसे बेहतर होगा? इसे ये हिम्मत तुमने दी है? मैंने नहीं दी। तुमने लूज ग्रुप की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी है। क्या तुम ग्रुप के नियमों को पूरी तरह भूल गए हो? लू जेंटिंग, तुम सच में बड़े अजीब हो। क्या लूज ग्रुप के अनुशासन के मामलों में दखल देने की तुम्हारी हैसियत है? क्या तुम देख नहीं सकते कि मिस्टर यांग की आंखों में कितना गुस्सा है? क्या तुम तब तक चुप नहीं होगे जब तक तुम खुद को पूरी तरह बर्बाद न कर लो? यांग हाओतियान, मैंने कहा कि घुटनों पर बैठो। लू जेंटिंग, क्या तुम जानबूझकर चीजों को और भी खराब करना चाहते हो, है ना? क्या तुम जानते हो कि जो तुम कह रहे हो उसका नतीजा क्या होगा? यहाँ मौजूद हम सब तुम्हारी वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं। तुम्हारी नीयत आखिर क्या है? तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। अगर खुद मुसीबत में पड़ना है तो हमें क्यों घसीट रहे हो? इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। मुझे पहले ही यह सोच लेना चाहिए था। अगर उसकी हिम्मत यहाँ आने की हुई है तो इसका मतलब है कि वह एक पागल इंसान है। दादाजी, आप कृपया अब और मत कहिए। मैंने कहा घुटनों पर बैठ जाओ। क्यों? क्या अब मेरी बातों की कोई कीमत नहीं रही? लू जेंटिंग, तुम अंदर से कितने गिरे हुए इंसान हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, फिर भी तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो ताकि तुम हमें भी अपने साथ बर्बाद कर सको। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। मिस्टर यांग, अपनी बुद्धिमानी से क्या आप उसकी बुरी नीयत देख सकते हैं? यहाँ मौजूद किसी भी इंसान का उससे कोई वास्ता नहीं है, खासकर मेरा। मैं हमेशा अपनी बात पर टिकी रही हूँ। मिस्टर यांग, मैं सब पीछे हट जाओ। मिस्टर यांग, अब इसे सबक सिखाइए, न सिर्फ यांग ग्रुप के सम्मान के लिए बल्कि हम सबके लिए भी, ताकि हमारा गुस्सा शांत हो सके। नहीं, मिस्टर यांग, आप ये क्या कर रहे हैं? इससे हमारा बुरा होगा। मिस्टर यांग, ओह दादाजी, कुछ कहिए ना। हम मिस्टर यांग को घुटनों के बल नहीं बैठने दे सकते। भले ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो और वह मेरे सामने झुकना चाहते हो, लेकिन लूज ग्रुप के दूसरे लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार वह प्रतिनिधित्व करते हैं लूज ग्रुप की साख का। दादाजी, सोंगले, तुम्हारी समझ बहुत साफ है, लेकिन भले ही अब तुम सब सुधारना चाहो, पर अब इसका कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों का लूज ग्रुप से बाहर निकलना तय है। लूज ग्रुप को नाराज करके तुम लोग अब कभी भी इंपीरियल कैपिटल में जी नहीं पाओगे। क्या मिस्टर यांग अचानक बदल गए हैं? इतना आसान भी नहीं लगता। लीवई के सामने तो मिस्टर यांग बहुत गुस्से में थे। उनका गुस्सा अचानक कैसे ठंडा हो गया? लगता है मामला पलटने वाला है। वे शायद गलती मेरी ही थी। पहले मैं हमेशा तुम सबकी सिर्फ पढ़ाई और ग्रेड्स पर ध्यान देता रहा, पर मैंने एक इंसान की बुनियादी एहसानमंदी को नजरअंदाज कर दिया। इसी वजह से तुम आज ऐसी लालची इंसान बन गई हो। जरा पूछो अपने इस मिस्टर यांग से कि मेरी असली पहचान क्या है। यांग हाओतियान, तुम इसे बताओ कि आखिर मैं कौन हूं। आप मेरे जीजा जी हैं, लूज ग्रुप के चेयरमैन और क्योतो के सबसे बड़े ग्रुप के प्रमुख। क्या? दादाजी, वह जो कह रहा है सब सच है। मिस्टर यांग,
क्या आप गुस्से में अपना होश खो चुके हैं, जो बहकी बहकी बातें करने लगे हैं? जब से मैं लू झेंटिंग को जानती हूँ, वह सिर्फ एक आवारा रहा है। वह कैसे लू खानदान का मुखिया हो सकता है? अगर वह लूज ग्रुप का प्रेसिडेंट होता तो वह कचरा क्यों चुनता? वह मेरे जीजा जी हैं, मैं उन्हें पहचानने में गलती कैसे कर सकता हूँ? हैरानी की बात नहीं है कि शुरू से ही उनका आत्मविश्वास इतना बड़ा हुआ था, क्योंकि उनका रुतबा मिस्टर यांग से भी ऊंचा है। मिस्टर यांग के इतने सम्मान की वजह खुद प्रेसिडेंट की मौजूदगी है। लूज ग्रुप के अंदर प्रेसिडेंट ही असली मालिक है। मिस्टर यांग चाहे जितने भी ताकतवर क्यों न हो, वह कभी प्रेसिडेंट की बराबरी नहीं कर सकते। लूज ग्रुप हमेशा लू परिवार का ही रहेगा। यह मुमकिन नहीं है। उन्हें तो आलीशान और सुख सुविधाओं वाली जिंदगी जीनी चाहिए थी। उन्हें शाही राजधानी की ऊंचाइयों पर बैठकर सब कुछ संभालना चाहिए था। फिर वह हर रोज इतने गंदे क्यों रहते थे? और इस तरह एक गरीब और मामूली इंसान का भेष क्यों बनाया? क्या वह बस जिंदगी का अनुभव ले रहे थे? जब से दीदी चली गई हैं, जीजा जी ने फैसला किया है कि वे 10 सालों तक सन्यासी की तरह जिएंगे, ताकि दीदी के अगले जन्म के लिए प्रार्थना कर सकें। भले ही वह कई सालों तक गायब रहे हैं, लेकिन इस लूज ग्रुप की नींव उन्होंने खुद अपने हाथों से रखी थी। वे जब भी वापस आएं, ग्रुप के अंदर का कोई भी व्यक्ति उनकी जगह को हिला नहीं पाएगा। उनका रुतबा हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। तो असल में मैं हमेशा ऐसे किसी इंसान की तलाश में थी जो मुझे आगे बढ़ा सके और मैं हाई सोसाइटी में शामिल हो सकूं। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि कामयाबी के पिरामिड में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा इंसान हमेशा मेरे पास ही था। बस मैंने ही उनकी कद्र नहीं की। ली वे, अब मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं कि आखिर असली मूर्ख कौन है? असली जोकर कौन है? मैं जब मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था, तुझे एक गरीब स्टूडेंट से आज एक प्रोफेशनल बना दिया। आज मैं बड़ी आसानी से वो सब कुछ जो मैंने तुझे दिया है वापस ले सकता हूँ। दादाजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। दादाजी, तुझे क्या लगा कि लू ग्रुप में शामिल होने का मतलब अपनी हैसियत बदल लेना है? तो अब मेरी बात सुन। आज से ही लूज ग्रुप का तुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा और वो अब कभी भी तेरा साथ नहीं देगा। मेरे होते हुए तुझ जैसी एहसान फरामोश लड़की अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी लू ग्रुप की दहलीज नहीं लांघ पाएगी। मिस्टर यांग, प्लीज मेरी तरफ से बात करो। मुझे वाकई अपनी गलती का पछतावा है। तुमने जीजू का अनादर किया है। इसका मतलब है कि तुम लू और यांग परिवार के खिलाफ खड़ी हो और दुश्मनों के लिए मेरे दिल में कोई दया नहीं है। जीजू तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं। अब तो कोई भगवान भी आ जाए तो वो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। वही तो लूज ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, पूरे इंपीरियल शहर की सबसे बड़ी शख्सियत। लगता है प्रेसिडेंट के वापस आने के बाद यह उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस है। बेचारी ली वे, इतना अच्छा मौका अपने हाथ से गंवा दिया। यह तो उसके अपने कर्मों का फल है। भगवान का शुक्र है ली वे, तूने इतने बुरे काम किए हैं कि आखिरकार तुझे अपनी करनी की सजा मिल गई। जब तू हमारा मजाक उड़ा रही थी और हमारे मददगार को चोट पहुंचा रही थी, तब क्या तूने सोचा था कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा? दादाजी, मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं सचमुच ये नौकरी नहीं खो सकती। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐलान करता हूँ, लूज ग्रुप आधिकारिक तौर पर ली वेई को निकालता है और मैं इंपीरियल सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी साथियों को सूचित करता हूँ, जिस किसी ने भी ली वेई को काम पर रखने की हिम्मत की तो यह माना जाएगा कि उसने लू ग्रुप से दुश्मनी मोल ली है। प्रेसिडेंट के इन शब्दों के बाद ये लड़की ली वेई अब कभी इंपीरियल कैपिटल में टिक नहीं पाएगी। लूज ग्रुप व्यापार की दुनिया के राजा हैं। भला किस कंपनी में उनसे पंगा लेने की हिम्मत है? प्रेसिडेंट ने इसका ख्याल रखा, फिर भी इसने एहसान फरामोशी की। इसे तो अपनी करनी की सजा मिलनी ही चाहिए थी। कोई है यहाँ? इसे बाहर ले जाओ। नहीं, दादाजी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। यंग हाउ तिया, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? ब्रदर इन लॉ, मुझसे गलती हो गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए ब्रदर इन लॉ।
कृपया अपना गुस्सा शांत कीजिए। भले ही मैं लंबे समय से कंपनी से दूर था, लेकिन तुम्हारी हरकतों के बारे में मैंने बहुत पहले ही सुन लिया था। तुम बस हर रात पार्टियां करते रहे। कंपनी की तरक्की में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। अगर आज मैं कंपनी का प्रेसिडेंट न होता तो तुम सब मुझे बुरी तरह बर्बाद कर देते, है ना? ब्रदर इन लॉ, मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। एक बड़ी बहन माँ के समान होती है। पेई होंग चली गई है, इसलिए उसका पति होने के नाते तुम्हें सुधारना मेरा कर्तव्य है। आज से ही मैं लूज ग्रुप में तुम्हारे सारे पदों को रद्द करता हूं। तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त की जाती है और तुम्हें ब्रांच ऑफिस भेजा जा रहा है। वहां तुम्हें एक मामूली कर्मचारी के तौर पर शुरुआत करनी होगी। मैं समझ गया। ले, दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं। ये इतना विशाल लूज ग्रुप अब मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। क्या? नहीं दादाजी, यह कैसे हो सकता है? लूज ग्रुप आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत है। मेरा अपना कोई वारिस नहीं है और अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। दादाजी जानते हैं कि तुम एक बहुत ही प्यारी और आज्ञाकारी बच्ची हो। क्या तुम ये तोहफा स्वीकार करके सच में मेरी पोती बनना चाहोगी? हाँ दादाजी, मुझे मंजूर है। मेरे दिल में तो मैंने आपको बहुत पहले ही अपना परिवार मान लिया था। बहुत अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बधाई हो प्रेसिडेंट, आपको अपनी पोती मिल गई।